Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. जब बचपन में रहायू अपनी आंखों के सामने एक भीषण हादसा देखते हैं, तब उसकी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन यह काली परछाई क्या उसके आने वाले कल को भी अंधेरे में डाल देगी? देखेंगे आज की कहानी में, जो 2023 में आई इंडोनेशियन हॉरर फिल्म खान साहब के बारे में है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। उठकर फ्रेश होने जाती है, जहां उसके पीछे हम एक परछाई देखते हैं। ऐसा लग रहा था मानो कोई दौड़कर उसके पीछे से भाग हो। आवाज सुन रहायू थोड़ा घबरा जाती है और एक बार अपनी माँ और अपने छोटे भाई को देखने उनके कमरे में जाती है। उन दोनों को सुकून से सोता देख रहा हूं, वापस प्रार्थना करने चली जाती है। अगले सीन में हम रहलू को प्रेयर रूम में देखते हैं, जहां उसे बार बार बाहर से कुछ आवाजें सुने दे रही थीं। इस तरह रहायू बहुत डर जाती है, लेकिन किसी तरह अपना काम जारी रखती है। लेकिन अचानक ही हलचल चीख में बदलने लगती है और रहलू जब दौड़कर अपने कमरे से बाहर आई है तो वो देखते हैं कि कुछ नकाबपोश आदमी लोग थे जो उसके पिता को बंदी बनाकर रखे थे। समिति ने आदमियों से अपनी बेटी को छोड़ देने की गुहार लगता है, लेकिन एक आदमी रहलू की तरफ बढ़ता है। डिफेंस मिनिस्टर में रहा हूं, इस आदमी के चेहरे का एक टुकड़ा ही कैट डालते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पिता को बच्चा नहीं पाती। उसके आंखों के सामने ही ये लोग गला काट देते हैं और उसके घर के बाहर एक गेट पर किसी पुरस्कार की तरह टांग देते हैं। उसके सर को देखकर पूरे गांव में हलचल मच जाती है कि समेदी दिन नाम के मशहूर शमन की सारे आम मौत हो गई है। आगे साइंस में हमें कुछ न्यूज़पेपर क्लिप दिखाए जाते हैं। जिम हम संवेदी के खिलाफ कई खबरें पढ़ने हैं कि कैसे शमानिज्म की आड़ में उसने खुद कई मासूम की बाली चड्डा दी थी। इसी कारण किसी ने उसे मार डाला। तो इस घटना को कुछ साल बीत गए हैं और हम साल 2000 में आते हैं। रहायू अब भी इसी ज्योतिष नमक गांव में है, जहां वो एक कपड़ों के दुकान पर ऐसे हेल्पर काम करती है। पाएंगे अपने काम में बहुत अच्छी है, जिससे दुकान की मालकिन उसे काफी पसंद करती है। लेकिन इसी दुकान के बगल में एक और दुकान है, रेली नाम की लड़की का, जो देखने में रहलू के ही उम्र की मालूम होती है। भला बुरा के उकसाने की कोशिश करती है, लेकिन रहायू ध्यान नहीं देती। तो एक दिन दुकान की मालकिन कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाली होती है, तो ऐसे में वो रहायू को दुकान का ख्याल रखने कहती है। इसी बीच समाज पहचाने के लिए एक लड़का आता है, जिसका नाम है सूरत माँ। सूरत को क्लियरली रहायू पसंद आ जाती है, जो बात रेनी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वापस रहायूगों कुछ कुछ सुनाने लगती है, लेकिन रहायू कुछ नहीं कहती। शाम के वक्त रहायू अपने छोटे भाई जी के लिए एक खिलौना खरीद के घर पहुंचती है। अब घर पे हो रही बातचीत से हमें पता लगता है कि रहायू की माँ अलमे उसकी सौतेली माँ है। कुछ सालों पहले एक हादसे में वो अपनी असली माँ को खो देती थी, जिसके बाद उसके पिता, जो कि उस वक्त जिंदा थे, उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। रहायू की सौतेली माँ का नाम निन है। वैसे भी ज्योतिष के लोग संतोष के बहुत बड़े दुश्मन हैं। ऐसे में अब उन लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। इनफैक्ट रहायू को भी कॉलेज जाने के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर ननिक संतोष से कहती है, भले ही रहायू उसे की सौतेली बेटी है, लेकिन वो उसे अपना मानती है। रहायू यहाँ रहकर कामना चाहती है, बड़ी बेटी की जिम्मेदारी निभाना चाहती है और उसे वो नहीं रुकेगी। रहायू ये बातें बाहर से सुन ली थीं और इसीलिए उसे अपने पिता की मौत वाला दिन याद आता है। रहायू याद करती है कि जब उसके पिता मारे गए थे, तब बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जिसमें उसने खुद संतोष को भी देखा था। सीन में हम संतोष को अपने पड़ोसी सरूर के घर पे देखते हैं। यहाँ सरूर समिति का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन आज रहायू को शुरू वो कहानी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे ढूंढते हुए रहायू एक कमरे में पहुंचती है, जहां उसे एक अजीब चीज दिखती है। यह हरे रंग का एक केंद्र था, जिसके आगे सांप का निशान बना हुआ था। इसे देख रहायू को बचपन का एक और हादसा याद आता है। ये वो रात थी जब रहायू की माँ की मौत हुई थी। हम देखते हैं कि रहायू की माँ अपने बिस्तर पर अमृत अवस्था में पड़ी हुई थी और उनका बदन काला पड़ चुका था। उनके इज्जा माउथ दोनों ओपन थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था खोलने हैं तो यह छोटी गिर रही थी, मानो किसी से चुप रही हो। समेदी इस वक्त उसे बाहर निकलते हैं। उसके हाथ से वो केन ले लेते हैं और बहुत रोने लगता है।
अब इस फ्लैशबैक से बाहर आते ही रहाइयों को अपने सामने सरूर दिखता है और सरूर रहायु से कहता है कि ये केन रहायु के पिता समिति ने उन्हें संभल कर रखने दी थी। वो रहायु को इसे दूर रहने कहता है। सचमुच संतोष ऐसा करता है तो रहायु वापस अपने उसे घर में रहने जा सकती है, जो श्रीमती ज्योतिष को ऐसे प्रेयर रूम डोनेट कर दिया था। हम पाते हैं कि रहायु के घर के पीछे उसका बचपन का घर है। ये वही घर है जहां पाएंगे ने अपनी मां को खोया था, जहां वो बड़ी हुई थी, लेकिन रनिंग से शादी करने साथ संबंधी नहीं है। घर ज्योतिष के प्रेयर रूम के तौर पर डोनेट कर दिया था, जिसका नाम ज्योतिष प्रेयर रूम रखा गया है। इस घर के अंदर हम एक आदमी को नमाज अदा करते भी देखते हैं, लेकिन कुछ तो अजीब जरूर था, क्योंकि इस आदमी को बार बार अपने पीछे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई काला साया है जो उसके पीछे पीछे मंत्र दोहरा रहा है। इससे आदमी बहुत डरा हुआ लग रहा था। और एक पॉइंट पे तो इस आदमी के ठीक पीछे ढेर सारी परछाई को हम देख पाते हैं, जो बुर्खा पहने यहां बैठी थीं। इस हादसे से ये आदमी इतना डर जाता है कि वो पैर अधूरी छोड़कर भाग निकलता है। इधर रहायु भी अंदर प्राय करने आई है और उसके साथ भी हम ठीक वैसे ही हद से होते देखते हैं। रहायु को भी इस कमरे में कुछ अदृश्य शक्तियां परेशान करती हैं और वो डर कर चीख उठती है था कि कोई काला साया है जो उसके पीछे पीछे। लेकिन अगले ही पल वो खुद को वापस इसी घर में पाती है, लेकिन तब जब वो छोटी थी। हाँ, हम छोटी पाएंगे को घर में इधर घूमते फिरते देखते हैं और वो सीढ़ियों से ऊपर पहुंचती है, जहां उसके कम एक कमरे की तरफ बढ़ते हैं। इस कमरे में हम रहायु के पिता समिति को देखते हैं, जो लेकिन किसी पॉजेस्ड आदमी का इलाज कर रहे थे। इलाज के दौरान समिति के अंदर एक हरे रंग की अनजान शक्ति प्रवेश करती है, जिससे उनकी आंखें चमक उठती हैं। इसे अनजान शक्ति से हमें हरे रंग के सांप को उभरता देखते हैं, जो उसे पॉजेस्ड आदमी के अंदर से काला रंग के सांप को बाहर निकलता है। शायद यही सेमेदी के इलाज का तरीका था, लेकिन इसी दौरान वो हरा सांप रहायु की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे तक पहुंचता, सेमेदी उस सांप को पकड़ लेते हैं, जो इस केन का रूप ले लेता है, जिसे हमने कुछ देर पहले देखा था। तो इस घटना के बाद हम अगली सुबह का समय देखते हैं, जहां पाएंगे अपनी दुकान में काम कर रही होती है। जब एक बार फिर रहायु उसे परेशान करती है, वो रहायु पे जादू टोना करने का इल्जाम लगाती है, क्योंकि कस्टमर उसकी दुकान पे ज्यादा आ रहे थे। जब रहायु कोई जवाब नहीं देती, तो रियली उसके पिता को बीच में ले आई है। वो कहती है कि उसके पिता एक धोखेबाज आदमी थे, जो जन्नत से संबंध रखते थे, इसीलिए उनकी मौत हो गई। अब ये सब सुन रहायु बहुत गुस्से में आ जाती है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें सफेद हो पड़ी हैं और गुस्से में रहायु का गला दबाने लगती है। कई लोगों से बचाने आगे आते हैं, लेकिन रहायु आपे से बाहर हो रही थी। वह अजीब तरह की आवाजें निकालने लगी थी, मानो किसी के वॉश में हो। रहायु की हालात देख लोग उसे संभालते हैं और कुछ लोग उसे पवित्र जल पायलट हैं। अब यहाँ एक लड़की उससे पूछती है कि क्या वो ज्योतिष प्रेयर रूम गई थी, और फिर व्हील करती है कि ज्योतिष प्रेयर रूम में आज भी उन जिन लोगों का साया मंडरा रहा है जो समिति के लिए काम करते थे। कल रात उसके बेटे के साथ भी ठीक रहायु की तरह हादसा हुआ। तो इस सब के बाद जब रहायु घर वापस आई है, तो नन्निक उसे बाजार में हुए हादसे के बारे में पूछती है। वो पूछती है कि क्या उसे सचमुच ज्योतिष पूजा घर में कोई अनजान आत्मा परेशान कर रही थी। लेकिन एक बार फिर रहायु कोई जवाब नहीं देती। यह देख निन उससे ज्यादा कुछ तो नहीं पूछती, सिर्फ उसे एक मंत्र देती है और कहती है कि अगली बार अगर कुछ ऐसा हो तो वो इसी मंत्र को पढ़े। शायद ये आत्माएं इससे डर जाएंगी। तो शाम जब रहायु नमाज अदा करने वापस इस घर में जाती है, तब एक बार फिर उसे अपने आसपास वही घुटन महसूस होती है। उसे कुछ काली शक्तियां दिखाई देती हैं, जिसे बचने के लिए रहायु वही मंत्र पढ़ती है। इससे कुछ देर के लिए सब शांत तो हो जाता है, लेकिन अगले ही पल रहायु खुद को वगैरह से गिरा हुआ पाती है। वो डर के मारे आंखें बड़े कर लेती है, लेकिन एक बार फिर अपने बचपन में पहुंच जाती है। इस बार जब रहायु अपने पिता के कमरे में पहुंचती है, तो वो फिर किसी का इलाज कर रहे थे। ये कांग्रेस शरीर पर उबले पड़ गए थे, लेकिन समिति यहां अकेले नहीं थे। इलाज में उसके साथ कई जिन थे, जो काले लिबास में उसे आदमी का इलाज कर रहे थे। छोटी पाएंगे को वहां देखिए, जिन उसकी तरफ बढ़ते हैं और समधी उन्हें रोकता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
क्योंकि रहायु इन आत्माओं से लड़ती है और वो चीखने लगती है, उसी घर में पहुंच जाती है। उसकी आंखें सफेद पड़ने लगीं, उठाकर बाहर भागते हैं जहां उसका इंतजार कर रहा था। रहेयू की हालात देख समिति पे ग्रहण पड़ता है और वो कहता है कि उसे कभी भी जिन्हों की मदद लेनी ही नहीं चाहिए थी। वो खुद तो उन काली शक्ति में थे, अब ये शक्तियां रहायू पर भी वार कर रही हैं। इसमें समिति संतोष से माफी मांगने लगता है और वो किसी भी हालात में रहाइयों को बचाना चाहता था, फिर चाहे उसे कोई भी कीमत चुकानी क्यों ना हो, छुपाने पड़े। तो ये सब देखने के बाद रहायू को वापस होश आता है और वो तुरंत अपने घर के तरफ बढ़ती है। एक और परेशानी उसका इंतजार कर रही थी। एक्चुअली में रेडियो और उसकी मां अजय और सारे गांव वालों के साथ आदम की थी। वो निंग और रहलू पर काला जादू का इल्जाम लगाने लगी थी, सेंग कि उन्होंने जानबूझकर रैरी पर हमला किया। गांव वाले भी सहमति दिखाई हैं कि सीमदी भी हीलर होने का नाटक करता रहता था, लेकिन वो जिनों से अपना कम करवाता था। उसने जिन वगैरह को बुलावा दिया जो कि आज भी जितेश प्रेरणा में मौजूद है। गांव के दो लोग, सिर्फ वो और सूरत, सबको शांत करते हैं। शुरू गांव वालों को समझता है कि समिति के बीते हुए कल से रनिंग के परिवार वालों का कोई लेना देना नहीं है। रनिंग तो बस एक बेसहारा विधवा औरत है जो अपने बच्चों का पाल पोष करने के लिए ही वापस ज्योतिष लौट आई है। तो ये सब सुनकर यहां मामला थोड़ा शांत होता है और रहायू भी रेडियो अजय से माफी मांगती है, लेकिन बदले में अजय उसे उल्टा सीधा सुनाने लगती है। लेकिन रेडियो को रहायू की आंख में कुछ अजीब कालापन दिखता है, जिससे डर के वो अपनी मां के साथ वहां से चली जाती है। इस प्रार्थना करते देखते हैं और इस बार वहां मौजूद आत्माएं रहाइयों को घेरने लगती हैं। रहयू डर के भगाना चाहती है, लेकिन डोर लॉक हो चुका था। ऐसे स्थिति में वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो खुद घोसवारों के घर में पाती है जहां उसे सूरत लेकर आया था। जरूर से पूछते हैं कि क्या उसने जीनों को बुलाया है, और ये सुन रहायू बहुत चौंक जाती है और वो कहती है कि उसने किसी आत्मा को बुलावा नहीं दिया। इंसटेड उसने तो उन्हें भागने के लिए मंत्र पढ़ा था। यह सुनकर वो कहता है कि रहायू के उसे मंत्र से भगवान नहीं, खुद शैतान उससे जुड़ गया है। वो कहता है कि उस घर में रहयू का बचपन बीता है, वो बचपन जहां जिन उस पर हैवी हो गए थे। तब संतोष ने उसका एक्शम करने की कोशिश की थी, लेकिन वो क्रिया अधूरी रह गई थी। अब जब रहयू वापस उसी घर में दाखिल हुई तो शायद वो आत्माएं जीनी लगी हैं। कहीं ना कहीं संतोष की बात सच भी थी और हम देखते हैं कि रहयू की हालात बहुत खराब होने लगी हैं। उसे हर जगह अजीब शक्तियां दिखाई देने लगी थीं और हद तो तब हो जाती है जब अगले दिन अजय को वापस दुकान पे परेशान करती है, जिससे भाइयों के अंदर कुछ बदलने लगता है। हम उसके पास एक सांप को निकलते देखते हैं, ठीक वैसा ही सांप जिसे हमने रहयू के बचपन में देखा था। ये सांप आगे जाकर अजय हमला कर देता है और उसके पैरों पर चोट के गहरी निशान पड़ने लगते हैं, जिससे वो दर्द में खड़ा उठता है। ये सब देख खुद रहायू निंग भी चौंक जाते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि अगली रात वापस गांव वाले रहायू के घर पहुंचते हैं। वो उसकी मां को चुड़ैल डायन न जाने क्या क्या कहने लगते हैं और किसी तरह उन्हें वहां से निकाल तो देता है, लेकिन राहियों के अंदर की काली शक्तियां फिर जागृत होती हैं। हम देखते हैं कि उसकी आंखें काली पड़ने लगी हैं और उसके एक इशारे पे कई काला पंछी रेडियो के घर की तरफ बढ़ते हैं। जहां अजीन को देखते हैं, वो दर्द में तड़प रही थी कि तभी एक काला सांप उस पे वार करके उसे मार डालता है। आगे हम अगली सुबह का नजारा देखते हैं, जहां गांव के सभी लोग नानिक के घर पे इकट्ठा हुए हैं। इन सबको अब यकीन हो चुका है कि रनिंग ने कल जादू करके अजय जान ली है। रनिंग और रहायू इस इल्जाम को सीरियस से खारिज करते हैं, लेकिन गांव वाले उन पर इल्जाम लगाते रहते हैं। उन्हें गांव से निकाल देने की बात तो होती है और ऐसे में सब एक उपाय निकल आते हैं। शुरू करता है कि सिर्फ एक अल्लाह ही है जो जानते हैं कि तुमने काला जादू किया है या नहीं। तुम्हें अल्लाह की आंखों में आंखें डालकर काबुल करना होगा कि तुमने कोई जादू टोना नहीं किया। जब नानिक को बाकी गांव वाले पूछते हैं कि ये कैसे मुमकिन होगा तब, और वो पोशांगोटी की बात करता है। अब इंडोनेशियन कलर को कहा जाता है जो सफेद लिबास में बंधा हो। कहते हैं कि इस शरीर की तरह खुद को सफेद चादर में बांधकर यदि कोई आदमी खुदा के नाम पे कसम खाता है और यह कसम अगर झूठी निकली तो उसे पोषण की आत्मा मार डालते हैं।
अब रनिंग को यही कसम लेनी होगी ताकि सबके सामने साबित हो जाए कि उसने कोई कल जादू नहीं किया है। इस बात को सुन राहायु कहती हैं, ये सब मेरे कारण हुआ, और कहती हैं कि ये औथ वो लेंगी। लेकिन गांव वाले नाननिंग पे ही दबाव डालते हैं। रनिंग भी पाएंगे को किसी खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वो मान जाती है। तय होता है कि अगले दिन मस्जिद में पोषण क्रिया की जाएगी। अब उसे रात हम देखते हैं कि सबसे छुपकर संतोष शुरू से मिलने आता है कि उन्हें जल्द से जल्द इन घर की शुद्ध करवानी होगी, क्योंकि यहां जिन्हों का वास है। संतोष राहायु की शुद्ध करवाने की बात भी करता है, और यह सुन सरूर नाराज हो जाता है। वो कहता है कि बचपन में भी संतोष ने राहाइयों का एग्जॉर्सिज्म किया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसे यकीन है कि वो सिर्फ जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। ये सुनाकर सच सुरों के सामने रिवील करता है। वो कहता है कि अब से कई साल पहले इस मोहल्ले के सभी घर सेमेदियों को तोहफे में दिए गए थे। अगर उन्होंने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। खैर, अगले मस्जिद में नन्निक को पोषण के लिए तैयार किया जाता है। पूरे ज्योतिष के सामने रनिंग कसम लेती है कि उसने कोई काला जादू नहीं किया है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे रनिंग अपना होश खोने लगी है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो खुद को एक अलग ही दुनिया में कैद पाती है। कई काली शक्ति है उस पर हमला करने लगती है। इनफैक्ट उसके पीछे तो कुछ जिन भाग गए थे जो शायद नानिक को मार भी डालते हैं, लेकिन तभी रनिंग के सामने आई है। राहायु के एक नजर से सारे जिन पीछे जाते हैं और वह सभी रनिंग को छोड़ देते हैं, और अगले ही पल उसे होश भी आ जाता है। इस घटनाओं से गांव वाले तसल्ली करते हैं कि रनिंग ने सचमुच ही कोई काला जादू नहीं किया है। लेकिन रनिंग ठीक नहीं थी। उसने जिन्नों की दुनिया में राहायु को देख लिया था, और वो समझ चुकी थी कि यहां उसका परिवार सेफ नहीं है। अगर हम देखते हैं कि रनिंग सिंधुत्व का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इनफैक्ट वो कुछ खरीदारों से घर बेचने की बात करती है। जब राहायु उसे रुकते हैं, तब नन्निग पाएंगे को समझती है कि उन्हें इन आत्माओं से पीछा छुड़ाना ही होगा। इसके लिए उनका यह करना जरूरी है। यह सुन राहायु भी बहुत गुस्सा होने लगती है और कहती है कि संतोष सिर्फ उसके पिता की जायदाद पर अपनाना चाहता है। हम देखते हैं कि राहायु की आंखें काली पड़ने लगी थीं और उसकी आवाज पूरी तरह बादल चुकी थी। स्थिति में राहायु रिवील करती है कि उसके पिता की मौत वाले दिन उसने संतोष को एक आदमी के साथ घर के बाहर देखा था। वो आदमी इस काली पोशाक में था जिसमें समिति के हत्यारे भी थे। यही नहीं, उस आदमी के चेहरे पे वही जख्म था जो राहायु के हमले से लग रहा था। इस बात से यह साफ ज़हीर था कि संतोष ही उसके पिता का कातिल था। ये बात सुन नाननिंग बहुत डर जाती है और वहीं राहायु बेहोश होने लगती है। जब अगले दिन राहायु को होश आता है तो वो नीननिक को बुरे हालत में पाती है। लर्निंग अब बहुत डर चुकी थी और राहायु ये सब छोड़ अपनी दुकान भगती है, लेकिन वहां उसे मैडम काम से ही निकाल देती है। इतनी अफवाहें के बाद वो राहायु और उसके परिवार के साथ कोई नाता नहीं रखना चाहती थी। ये सुनकर राहायु पूरी तरह टूट जाती है और उनसे बहुत दुखी होते हुए देखती हैं और वो दर्द से चिख उठती है। इस हालात में राहायु बार बार अपने पिता को बस याद करती है और उन्हें याद करते हुए वो इस घर में वापस जाती है जहां ये सब शुरू हुआ था। लेकिन यहां पहुंचने पर एक बार फिर राहायु के कब्जे में आने लगती है। हम उसकी आंखों को चमकते देखते हैं, जहां उसके भीतर से 2 सांप बाहर आते हैं। इनमें से एक सांप इस मैडम को खत्म कर देता है तो दूसरा रनिंग की तरफ बढ़ता है। जब रनिंग अपने कमरे से बाहर आई है तो उसे यह सांप अपने बेटे के गर्दन पर नजर आता है। वो गुस्से और दर्द में सब पर हमला कर देती है, उससे पटक पटक कर मारने लगती है। इधर उसे पुराने घर में होश आता है और वो खुद को खून से लटपट पाती है। वो समझ जाती है कि एक बार फिर कुछ तो होने वाला है। दौड़कर अपने घर पहुंचती है कि नानिग उस सांप को मार रही है। राहायु उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं रुकती। वो अच्छी अपने ही बेटे का कातिल बना दिया था। वो उसे मार चुकी थी। इस बात को समझकर रनिंग भुला नहीं पाती कि जिससे जिनका काला साया समझकर वो मार रही थी, वो उसका अपना बेटा था, कोई सांप नहीं। जी हां, जिनके धोखे ने रनिंग को तरह टूट जाती है और उसे अपने सामने केवल ढूंढ देखते हैं। इस ढूंढने में उसे दिखता है समधी, जिसका हाथ था वो अंधेरे में फांसी लगा लेती है।
अपने आंखों के सामने अपनी मां अपने बेटे को मरता देख सहन नहीं कर पाती, वापस बेहोश हो जाती है और अगले सीन में हम रहायु को होश आता देखते हैं, जहां वो खुद को एक गाड़ी में देखते हैं। ये गाड़ी संतोष की है, जो रहायु अपने साथ कहानी ले जा रहा है। सन 2000 के बोर्डिंग स्कूल पहुंचने हैं। चाहे रहायु का स्वागत से इंदौर की बीबी बुलंद करती है, जो स्कूल की देखरेख का काम करती थी, तो आज यह कह दिया कि संतोष हमेशा से उसकी जमीन हड़पना चाहता था और आज वह उस स्कूल में लेकर आया है ताकि उसकी शुद्ध के नाम पे सब कुछ हासिल कर सके। वो बताती है कि उसने खुद अपने अंदर से एक सांप को निकलते देखा है, जिसके कारण उसकी भरोसा दिलाती है कि वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मां और छोटे भाई की जान गई, लेकिन बुलानो उसे कह दिया कि ये काली शक्तियां हैं जो उस पर हैवी हो रही हैं। गुलान भाइयों को जाएगी तो अगले सीन में हम बुलानो संतोष को देखते हैं और बुलानो संतोष से कहती है कि हो ना हो, कोई अदृश्य शक्ति है जो रहायु को उसे प्रेरणा से जोड़ी है। इस बात की जड़ तक जान के लिए उन्हें उस हरे रंग के केन को लाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। तो इसके बाद हम संतोष को ज्योतिष में देखते हैं, करवाता है। यहां उन्हें वो हरे रंग का केन तो नहीं मिलता, मगर एक कोने में कुछ अजीब दिखाई देता है। संतोष जब इस जगह से एक पोटली उठाता है तो उसके अंदर उसे मिलती है रहाइयों की तस्वीर और एक खोपड़ी। क्लियरली किसी ने उसे पे काला जादू किया था। सरप्राइजिंग, संतोष को पता था कि यह कौन हो सकता है। सिंदूरवा के घर पहुंचता है और कहता है कि मुझे मालूम है कि यह घिनौनी हरकत सिर्फ तुम ही कर सकते हो। केन पास वो कम भी मिल जाता है और यह देख सिर्फ वो गुस्से में आग बबूला होने लगता है, सेइंग कि वो रहायु को नहीं छोड़ेगा, उसके सारी वो जिनकी शक्तियों को हासिल करके रहेगा। लेकिन संतोष शुरू से वो केन छिन लेता है और उसे धमकाकर वहां से चला जाता है। अब शुरू मोस्टली ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वो समाधि का बेशक दोनों संबंध थे। चल रहा था नहीं, शुरू नहीं चल रहा होगा तो जलन में गुस्से में उसने ये सब कुछ प्लेन किया होगा। खैर, स्कूल वापस पहुंचकर संतोष बुलंद रहायु का एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं, लेकिन रहायु आपे इसे बाहर होने लगती है। मध्य पड़ता है, मगर रहायु के अंदर का जिनसिनाट को आवाज लगता है सिंह की संथाल ही रहायु के आप का खूनी है, उसके कारण ही रहायु का आप मारा गया। इस बात पे ध्यान नहीं देता और तब जिन कहता है कि मुझे मालूम है कि उस रात सेमदी को तुम्हारे ही बेटे ने मारा था, लेकिन तुमने उसे बचाने की कोशिश की, इसीलिए तुम्हारा भगवान तुम्हें नहीं बचा पाएगा। हम देखते हैं कि संतोष ये सुन अल्लाह से माफी मांगने लगता है और हम भी बात चला है कि अल में संतोष का बेटा वाहिद शुरू का शिष्य था। शुरू होने वहीद से वादा किया था कि अगर वो समिति को मार डालेगा तो ही उसे काली शक्तियां मिल पाएंगे। वहीद में लालच आ गया और उसने कुछ आदमियों के साथ मिलकर समिति को मार डाला था। जब ये बात को पता चली तो उसने वाहिद से सारे रिश्ते खत्म कर लिए, लेकिन उसे सजा नहीं दे पाया। ऑब्वियसली अपने बेटे को सजा देपन काफी मुश्किल होता है। इस कर्म के भुगतान स्वरूप हम देखते हैं कि जिन वाहिद वह भी होता है और वह संतोष को मारने के बाद खुद को भी मार डालता है। इसके बाद रहायु यूजिंग के प्रभाव में बलिन पे हमला करती है, लेकिन बलिन तुरंत भगवान को पुकारने लगती है। उसके दुआ के प्रभाव से जिनका असर रहायु पर सजा लगता है और धीरे धीरे वह वापस होश में आई है। फिल्म के आखिरी सीन में हम रहायु को इसी बोर्डिंग स्कूल में सूरत और बाकी बच्चों के साथ देखते हैं। बुलानो से समझती है कि यहां से रहायु को अपने बीते हुए कल को भूलना होगा, शायद तभी वो उन काली शक्तियों से पूरी तरह आजाद हो पाएगी। यहीं पे फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। और इस तरह का मूवी एक्सप्लेन देखना है तो सब्सक्राइब करके जाना।